नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात काफी दिन के बाद फिर एक बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अतुल कुमार अंजान साहब से कराने जा रहे हैं और जानना चाहेंगे कि ये जो नए समीकरण बन रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से और यूपीए को मजबूत करने की बात चल रही है, एनडीए को जो है सत्ता से बेदखल करने की बात चल रही है, उस पे वो क्या सोचते हैं एक रणनीतिकार की हैसियत से, कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता की हैसियत से और भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक और अत्याचार करने वाली सरकार को बेदखल करने के लिए उनके मन में क्या प्लान है। तो आइए मिलते हैं अतुल कुमार अंजान साहब से। नमस्कार अंजान साहब। नमस्कार साहिल भाई। सर। अच्छा, ये जो आपने इतना लंबा सवाल किया है जी। ये बहुत ही मौजूद सवाल है। जी। देश के लोग इस वक्त इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। जी। सारे देश के लोग, देश की राजनीति के सक्रिय लोग, अधिकांश हिस्सा 70% लोग जी। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेजार है, जी। परेशान है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, बेकारी ने नौजवानों की को बदहाल करके छोड़ दिया है। जी। सामाजिक वातावरण को दूषित कर दिया है। जी। विदेशी कर्जों से देश पट गया है। जी। कल कारखाने बंद हो गए हैं। जी। लोगों की खरीदने की शक्ति खत्म हो गई है। जी। किसान का माल कौड़ियों के भाव बिक रहा है। जी। क्या करें? और अब तो एक बड़ी समस्या ये आ गई है कि विदेशी कंपनियों का ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने तबाह कर दिया छोटे छोटे दुकानदारों को। जी। और मोहल्ले टोले के ये जो बिसात खाने की दुकान चलाते थे या बड़ी बड़ी एजेंसियों की भी दुकानों को, ये वही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा डंडा उठा के घूम रहे थे। जी। मुझे अजीब सा लगा, अभी बनारस के अंदर जी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अंदर हजारों व्यापारी जी। ये जो सरकार की खुदरा नीति के खिलाफ जी। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अमेज़न और फ्लिपकार्ट को और दूसरी कंपनियों को जी। जो ई कॉमर्स के जरिए जी। सब घर बैठे सामान बिकवाने का इंतजाम कर रहे हैं, जी। इसके के खिलाफ वो लोग सड़क पर उतर आए। ये वही लोग थे जो प्रधानमंत्री का गाजा बजाते घूम रहे थे। तब हम लोगों ने कहा था, जान नहीं रहे हो, खत्म हो जाएंगे कल कारखाने और दुकान। अब इनकी दुकानों का बनारस में जिसके 50-50, 1-1, 2-2, 4-4 करोड़ रुपए की पगड़ी थी दुकानों की, उनको 20 लाख पर भी कोई लेने को तैयार नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं। सामान बिक नहीं रहा है। ये बड़ा सैमसंग से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के क्या कहते पंखे से लेकर के, एयर कंडीशन से लेकर, सिलाई मशीन से लेकर के, और जो है खाना बनाने के हमारे उसमें जो है जो तमाम सामान इस्तेमाल होते हैं किचन में, वो सब बेच रहे हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। तो अब इनकी आंखें खुल रही हैं। इनके लोग मेरे पास आए, वो कहने लगे कि अंजान साहब कुछ बोलिए। हमने कहा अभी कुछ नहीं, आपकी कमर जब तक नहीं टूट जाएगी तब तक आप बीजेपी का झंडा छोड़ेंगे नहीं। देश की व्यवस्था खत्म हो रही है, आर्थिक व्यवस्था इसने तोड़ दी। देश के ऊपर इतना बहुत विदेशी कर्जा है कि लोग कराह रहे हैं, नई सरकार आएगी तो कैसे काम चलेगा। इस सरकार का जाना तय है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है? लेकिन ये जो खेमों में बटी हुई बुद्धिहीन और बिना पॉलिसियों की जो तमाम सरकारें और पार्टियां बन रही हैं, सरकार भाजपा की मुखालफत करते हैं, लेकिन दाहिने बाएं सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि डरे हुए हैं ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से। ये खुल करके सड़क पर आते नहीं। मेरा तो ऐसा लगता है मुझे साहिब साहब, जिसके पास 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेईमानी की संपत्ति है, वो इस सरकार के खिलाफ मैदान में उतरना नहीं चाहता। खाली वो जुगाड़ता रहता है, बोलता रहता है। लेकिन अब निकलना पड़ेगा सड़कों पर जनता के दबाव से, वरना ये पार्टियां जो देश की अर्थव्यवस्था और देश की सालवियत और देश की एकता अखंडता को खत्म करने के लिए भाजपा तैयार है, उसके खिलाफ अगर ये पार्टियां नहीं खड़ी होती तो इन पार्टियों का मतलब क्या है? इन नेताओं का मतलब क्या है? ये नेता किस काम के हैं? लूटने के? मुख्यमंत्री बनो और लूट डालो। लूट तो भयंकर भारतीय जनता पार्टी में है, लूट पर लूट है, लेकिन कुछ है नहीं। और आप जैसे लोग बोलते हैं, लेकिन क्या है आज मीडिया का हाल? मीडिया का नाम ही तो गोदी मीडिया हो गया है। देश के 73 चैनल एक बड़े कारपोरेट घराने के हाथ में है और 36 चैनल एक दूसरे बड़े कारखाने के, एक बड़े कारपोरेट घराने के हाथ में।
कारपोरेट, हाँ ये चैनल और अखबारात तो बोल गए तेरे नाम की जय तेरे शाम की जय। सर एक गाना, सवाल यहीं पे ले ले प्लीज। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि सारे कारपोरेट जो है मोदी के जो है समर्थन में लगे हैं और सैकड़ों चैनल उनके पक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष के इतने बड़े बड़े नेता और इतनी जगह सरकार होने के बाद वो एक मीडिया को जो है अपने पक्ष में करने में नाकाम क्यों हो रहा है विपक्ष? वो लोग जो है एक रणनीति के तहत मोदी जी को जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसकी क्या वजह है? ईमानदारी के, जी जी सर। दो बेईमानों की लड़ाई में वो जी पक्ष बनाने से कोई फायदा नहीं होगा इंदिरा गांधी के खिलाफ। जी हेलो, आप सुन रहे हैं सलीम साहब? जी जी जरा कुछ दोबारा करिए आंसर इसको, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो है 1977 की जनता पार्टी को रास्ते पर डाल दिया है बीजेपी और आरएसएस ने। उसके खिलाफ वैकल्पिक नीतियां बनाने की जरूरत है। वो 77 का अनुभव सोच लीजिए, जिसमें आरएसएस और बीजेपी को भी सरकार में बना करके पहली बार पेश कर दिया था विपक्षी एकता के नाम पर। ये नहीं चलेगा। नीतियों का, पूंजीवादी नीति और कारपोरेट घरानों के साथ जो लोग हमदर्दी रखते हैं वो विपक्षी एकता नहीं बना पाएंगे। इसलिए सब लोगों को इकट्ठा होकर के इस नरेंद्र मोदी की और बीजेपी और आरएसएस की सरकार को, जो देशघातक सरकार है, इसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। इसलिए अभी एक नई आशा की किरण बिहार से निकली है। बिहार में कम्युनिस्टों ने बड़ी भारी भूमिका निभाई इस मामले में। जी बीजेपी और क्या कहते हैं जनता दल यू को अलग किया और नीतियों के आधार पर एक इकट्ठा होकर आया। कोई जल्दी बहुत बड़ा परिणाम नहीं निकलेगा उससे कि सरकार जो है वो बिहार की जो है वो जमीन आसमान से तारे तोड़ के ले आएगी जी, लेकिन राजनीतिक रूप से एक नया रास्ता दिखाया है। क्योंकि अब आप याद रखिए, जब बीजेपी और जनता दल यू की सरकार थी और प्रधानमंत्री कह रहे थे, बोलिए कितने रुपया दूं बिहार सरकार को? 10,000, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 1,40,000 करोड़। एक पैसा नहीं दिया। भाषण तो प्रधानमंत्री 1,40,000 करोड़ तक दे गए। तो वैसी स्थिति में हमको आज विचारों की एकता करके देश को सांप्रदायिक शक्तियों से आजाद कराने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। और जो लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस को किनारे रख करके कोई मोर्चा बन जाएगा, वो संभव नहीं है। सर यहाँ पे सवाल, कांग्रेस जो है खुद जो है लड़ती हुई नहीं दिखाई देती है, वो अंदरूनी लड़ाई में छिन्न भिन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय दल जो मजबूत है, शरद पवार हो गए, ममता हो गई, स्टालिन हो गए, ये तेजस्वी हो गए, मायावती हो गई, लालू, ये अखिलेश हो गए, ये लोग जो है उसका नेतृत्व जो है राहुल गांधी का कैसे स्वीकार कर लेंगे? ये सवाल है। अरे ये तो हर लोग अपनी अपनी पार्टी में लोगों का संघर्ष है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में लोग कहते हैं कि ये तानाशाही पार्टी है। ब्रांच से लेकर नीचे राज्यों तक के हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, उसी में लगे हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन 14 से 18 अक्टूबर तक विजयवाड़ा में होगा। इन लोगों के राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं क्या? ये तो एक दिन का सम्मेलन होता हो। चुनाव आयोग में अगर न हो नाम लिखाने के लिए तो न हो, नीचे से कौन सा सम्मेलन होता है? सब योजना के साथ मुंतखिब किए जाते हैं। मुंतखिब चुन करके नहीं, चुने नहीं जाते, नॉमिनेट होते हैं। लेकिन मैं उसकी चर्चा अभी नहीं करना चाहता। लेकिन सवाल ये है कि इन पार्टियों में क्या आपस में नहीं है? यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आपस में झगड़े नहीं है उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों में। सर है मायावती जी की पार्टी में नहीं, मायावती जी की पार्टी से लोग निकले। कौन दूसरा आदमी है उनकी पार्टी में? दूसरा आदमी कौन है नेता? अखिलेश जी की पार्टी में दूसरा तीसरा नेता कौन है? चुनाव में तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। सर यही तो नकारापन है, यही तो नकारापन है विपक्ष का, इसीलिए बीजेपी जो है मजबूत हो रही है। मैं ये कह रहा हूं। लेकिन नीतीश की पार्टी में तो 3-4 नाम भी हैं। जी, शरद पवार की पार्टी में 3-4 नाम भी हैं। जी, उद्धव ठाकरे की पार्टी में 4-5 नाम भी हैं।
स्टालिन की पार्टी में 4-5 और दूसरे नाम भी हैं। जी। ऐसे तमाम लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी में भी तमाम नए नेताओं को साथ में लाने की जरूरत है। किसके नेतृत्व में? वो आपस में तय करें। 18 तारीख उनका चुनाव है, उनको जनतांत्रिक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। नेतृत्व क्या, नेतृत्व कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पुरानी पार्टी, नेतृत्व नहीं बनेगा एक आदमी की पार्टी का। जनता के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को चलना चाहिए। जी, ये बात है जी। जनता के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को चलना चाहिए। और खाली कांग्रेस पार्टी को बाहर कर देंगे और हम नेता बन जाएंगे और भाजपा आरएसएस को फेंक देंगे, ये सपने हकीकत में नहीं बदल पाएंगे। सर, नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी, ये 3 प्रमुख नाम हैं। ये लोग जो है बताए जाते हैं कि प्रधानमंत्री के योग्य हैं या कैंडिडेट हो सकते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी की योग्यता के ऊपर सर्टिफिकेट बांटने वाला आदमी कौन होता हूँ? तो आप ये बताइए, प्रधानमंत्री पद का दावेदार 24 में कोई पहले से पद घोषित क्या ये होना मालूम चाहिए? था पहले? ये पहले मालूम था कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। नहीं, उनको तो घोषित करके दूसरी बार लड़ा घोषित गया करके था। उनको चुनाव नहीं लड़ा गया था। चुनाव तो अडवाणी जी भी लड़ रहे थे। नहीं, वो तो दूसरी बार तिकड़म की राज। देखिए, बात सुनिए, नरेंद्र मोदी जी आगे भारतीय जनता पार्टी में इसलिए हो प्रधानमंत्री के जी। कि देश के एक बड़ा 2 कॉर्पोरेट घराने उनके पीछे उन्होंने लगा दिए। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री, इसका मतलब 2014 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बने थे। कॉर्पोरेट घरानों ने 35,000 करोड़ रुपया उनके ऊपर खर्च किया तो था। इसका मतलब कोई 40,000 करोड़ खर्च कर देगा तो कोई भी गधा आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा? बिल्कुल। अब इस देश के अंदर इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कॉर्पोरेट घरानों को इस तरह से काबिज करा दिया है। जी। वो देश की दौलत पर काबिज हो गए हैं और देश के किसानों की जमीन पर काबिज तो होना इससे चाहते कैसे निपटेंगे हैं। आप? इसीलिए वो 3 काले कानूनों के खिलाफ किसान लड़े थे। नहीं, तो और सरकार को मजबूर नहीं, इस पे आप कैसे लड़ेंगे? अगर उन्होंने फिर कारपोरेट ने उनका साथ दे दिया तो ऐसी स्थिति में विपक्ष क्या करेगा? आप तो विपक्ष को समझ लेना चाहिए कि क्या होगा। देख लीजिए ना, आखिरी वक्त एक चैनल थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, उसको भी एक बड़े कारपोरेट घरानों ने खरीद लिया ऐसे 15 दिन पहले। तो वो बिका क्यों? सवाल ये भी है। बिका इसलिए बिका कि ऐसी घेरेबंदी कर दी गई स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक मार्केट की तरफ से कि बिकने के अलावा कोई और नहीं है। तो विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए। मान लीजिए मैं छोटा करना चाहिए। कैसे करेंगे? वो सोचते हैं चले। विपक्ष को जो है, जब अर्णव गोस्वामी को जो है चैनल चलवा सकती है बीजेपी और इतने चैनल कारपोरेट खरीद सकता है, तो इतने विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री होते हुए 2-4 मजबूत लोगों को लेके अपनी मीडिया जो है क्यों नहीं चला सकता? अब यही तो मजरू सुल्तानपुरी का वो शेर फिल्म के गाने का याद आता है। हम है मता है कूचे बाजार की तरह और उठती है हर निगाह यहाँ खरीदार की तरह। जी। ये है कॉर्पोरेट घरानों का खेल। ये समझ ले सारे विपक्ष के लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार जी हो, ममता जी हो, वो अशोक गहलोत जी हो, भूपेंद्र बघेल जी हो, कॉमरेड पिनराई विजयन हो, जी। ये सब लोग इकट्ठा होकर के, वो हेमंत सोरेन जी हो, जी। तमाम नाइत्तफाकियों को अलग रख करके बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी बात करें। और सीटें बना लेने से काम नहीं होगा। एक बात ध्यान रख ले कि मोदी ने वो रास्ता बना दिया है कि एक ही नेता, एक ही पार्टी, एक ही लोग। जी। और हमको ये कहना पड़ेगा, देश की जनता है और हम जनता के नेता हैं। कई नेता और एक विचार, एक देश के लिए पूंजीवाद से मुक्ति, कॉर्पोरेट से मुक्ति, महंगाई से मुक्ति, बेकारी से मुक्ति, खुद मुख्तारी के लिए हिंदुस्तान खड़ा होगा। इसलिए तमाम खुद मुख्तार नेता एक साथ खड़े होकर के मुल्क की सालमियत के लिए और मुल्क की एकता के लिए और सांप्रदायिकता के खिलाफ, ये क्या है? ये देश चलेगा? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान। सर, यूपी में सब एक हुए थे, क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ जो है दोबारा और ज्यादा कहाँ यूपी में सब एक हुए? कहाँ एक हुए? किसी को एक होने दिया? किसको है एक होने? और ये बात ध्यान कर लीजिए, सोच लीजिए जी कि जिस सरकार में कम्युनिस्ट नहीं होंगे, जिस महाज में कम्युनिस्ट नहीं होंगे, वो महाज चल नहीं सकता। जी। ये आपको मैं बता दूं, ये मत समझिए कि मैं चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी इसलिए कह रहा हूं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कम्युनिस्ट पार्टियों के आज बिहार हेलो हेलो
कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार से बाहर रहते हुए 62 MP, यहाँ 4 MP के 4 MP जीते थे रामविलास पासवान के, तो एक मिनिस्टर बन गए रामविलास कौन कौन से, स्टील मिनिस्टर, फर्टिलाइजर मिनिस्टर, क्या क्या नहीं मिनिस्टर बन गए। हम बाहर से सरकार को सपोर्ट करते रहे चली, फिर भारत और अमेरिका के न्यूक्लियर उसके ऊपर हम लोगों ने सरकार छोड़ दी, इसलिए सरकार भी चली गई। तो नीतियों पर चलाने की जरूरत है। और हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर महाराष्ट्र के अंदर कम्युनिस्ट भी सरकार में होते तो सरकार टूटती नहीं, ये बात ध्यान में रखिए। और जहां जहां कम्युनिस्ट रहते हैं, कम्युनिस्ट मजबूती से रहते हैं और सरकार को खाली बांधते हैं, वो आपस में तमाम दलों के बीच में एकता पैदा करते हैं। ऐसी ही सोच सबके बीच में आनी चाहिए। हम सत्ता के लिए नहीं, हम जनता के लिए। हम सत्ता के लिए नहीं हटा रहे हैं नरेंद्र मोदी की, सत्ता की जनता विरोधी नीतियों को और देश विरोधी नीतियों को और देश की एकता को तोड़ने वाली नीतियों के खिलाफ बड़े मोर्चे को बनाने की जरूरत है। और कांग्रेस को बाहर करके रखें, फलाने को बाहर करके रखें, इससे कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में सब तरह के अनुभव हो चुके हैं जी। मायावती के साथ भी वो जा चुके हैं जी। वो कांग्रेस के साथ भी जा चुके हैं। ये जो गली कूचे की छुटभैया पार्टियां थी, जो खरीद फरोख्त की पार्टियां, उनके साथ भी जाकर देख चुके। क्या हाल हुआ उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुए, उन चुनाव से उत्तर प्रदेश और लहूलुहान हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई एकता बन नहीं पाई। सर, ये विपक्षी लोग ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसियों, पुलिस प्रशासन से क्यों डरते हैं? चोरी का माल रखते हैं इसलिए डरते हैं। तो इन चोरों को लेके कैसे गठबंधन बनेगा? बनाया जाएगा, अलग किया जाएगा। अभी आपको आंख नहीं दिखाई पड़ रही है दर्शकों को? जी। ममता बनर्जी की बात कर रही है, लेकिन 50 करोड़ रुपया उनके सबसे नजदीक, सबसे बगल के, जो उनके बगल में फोटो खड़े होकर खिंचाते थे, उनके मंत्री पार्थ चटर्जी के घर से 50 करोड़ रुपया, 10 बड़े बड़े डुप्लेक्स फ्लैट, 4-4 हजार स्क्वायर मीटर के वर्ग फुट के मकानात, 10-10, 20-20 किलो सोना, चांदी नहीं, सोना, हीरा। यहाँ जो इत्र बेच रहे हैं, वो इत्र नहीं बेच रहे हैं, कुछ और ही बेच रहे हैं। ये बेईमानों के साथ मिलकर के आप समाज के पिछड़े, दलित, शोषित लोगों की हिफाजत कर पाएंगे? ये अकलियतों की अकलियत के वोट लोगे और अकलियत को कहोगे कि तुम पंचर जोड़ते रहो, हैं? तुम पंचर जोड़ते रहो, डेंटिंग पेंटिंग करते रहो। तो आप एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी होने के नाते क्या सोचते हैं कि 2024 की जो है सूरत क्या बनेगी? देखिए, मैंने पिछले 8 महीने में बिहार में बड़ी मेहनत की जी। और मेहनत करके सारे अखबार बिहार के लिखते हैं अतुल कुमार अंजान ने जदयू और बीजेपी की सरकार को गिराने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की जी, वैचारिक रूप से इकट्ठा जी। मैं फिर सोचता हूँ, अपने साथियों से कहना चाहता हूँ विपक्ष के, जी, वैचारिक रूप से एक हो, नहीं तो न तो बंगाल की सरकार रहेगी, न झारखंड की रहेगी, न राजस्थान की रहेगी, न छत्तीसगढ़ की रहेगी, न केरल की रहेगी, और न ही दिल्ली और पंजाब की रहेगी, है ना जी। तो इस तरीके से अलग अलग वो एक एक करके सबको तोड़। सर, केजरीवाल तो बीजेपी का ही आदमी है, लोग कहते हैं, उसी ने आगे पुश किया है RSS तो बीजेपी ने। जी सर, हो गया पूरा। हाँ, एक अभी इसी में जोड़ दीजिए आखिर में जो मैंने सवाल किया था कि अब आप क्या सोचते हैं 24 में क्या सूरत होगी, उस पर बोल दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमारी पार्टी और दूसरे तमाम हम ख्याल बाएं बाजू की पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियों का ये कोशिश है कि सभी गैर भाजपा दल जो एक नीति और सिद्धांत पर इकट्ठा हो, अपने मतभेदों को छोड़िए और देश को बनाने के लिए, देश को महंगाई और गरीबी से बचाने के लिए, विदेशी कर्जों से देश को बचाने के लिए, हिंदू मुसलमान के सवाल पर देश को बांटने से बचाने के लिए एक साथ मिलकर खड़े हो और हम सब एक रास्ते पर पहुंचेंगे। और जनता से भी ये कहना चाहते हैं कि मायूस मत होइए किस पार्टी में क्या हो रहा है, अपनी तमाम पुरानी बातों को पार्टियां छोड़ दें, चाहे वो यूपी में हो, चाहे बंगाल में हो और चाहे महाराष्ट्र में हो। आप सब लोग इकट्ठा हो, हम सब लोग, हमारी कोशिश है, मैं इसी काम में अब लग गया हूँ और ये कहना चाहता हूँ आवाम से कि गम की अंधेरी रात में दिल की लगी से प्यार कर और सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। धन्यवाद।